दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला जोर पकड़ता जा रहा है और पूरी तरह से ये विवादों के बीच ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाकर संवैधानिक संस्थाओं की बखिया उधेड़ने की हद तक जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बखिया उधेड़ने की कार्रवाई के पीछे जिम्मेदार कौन है। और जिम्मेदार यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद है, तो फिर कहां ही किया जाए। विगत 24 जून को एक नोटिफिकेशन निकाला गया। कहा गया कि बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी विशेष सघन समीक्षा की जाएगी। और उस समीक्षा के नाम पर जो खेल हुआ वो सभी देख रहे हैं कि 1 महीने का समय दिया गया डॉक्यूमेंट्स के लिए। आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड जिसे खुद इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, और राशन कार्ड, उसे मान्यता नहीं दी गई। बार बार सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन नागरिकता का प्रमाण वो 11 डॉक्यूमेंट क्या है, या नागरिकता के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने कभी जारी किया है? पहली नजर में ये पूरा मामला कहीं ना कहीं से लगा कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी के पक्ष में काम करने की तरह बनाया गया है। इस तरह का माहौल बनने लगा। और जब ये माहौल बनने लगा, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी गहन सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दरमियान वकीलों के बीच अचानक योगेंद्र यादव भी पहुंच गए, सबूतों के साथ पहुंच गए। यहां तक कि उन वोटर्स को भी लेकर के पहुंच गए जिन्हें मृत बताकर जिनका नाम हटा दिया गया था, प्रोविजनल लिस्ट से जिनका नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दरमियान कहा था कि अगर 15 ऐसे वोटर भी आ जाए तो हम पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे जिनको जीवित व्यक्ति को मृत बता दिया गया हो। आज राजद सांसद सुधाकर सिंह ऐसे 17 लोगों को लेकर के पहुंच गए, 15 से 2 ज्यादा, और 2 को, उन्हीं में से 2 को योगेंद्र यादव ने न्यायालय के सामने भी पेश किया। जब योगेंद्र यादव ने न्यायालय के सामने उन्हें पेश किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ये सब ड्रामा टीवी पर चलता है, यहां नहीं होना चाहिए। यानी यदि इस देश का आम नागरिक न्यायालय में खुद सबूत बनकर पहुंच गया, तो सुप्रीम कोर्ट में के अंदर वो ड्रामा लग रहा था चुनाव आयोग के वकील को। तो जब ड्रामा नागरिकों का कोर्ट पहुंचना है, तो हकीकत क्या है? क्या हकीकत लोगों को अंधेरे में रखना है? क्या हकीकत पारदर्शिता को दबाना है? और क्या हकीकत चुनावी प्रक्रिया को दागदार बनाना है? इन सब सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, किसान नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम जी। सुनीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस जी नमस्कार। और आज मुझे लगा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आपसे बेहतर व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आपको चुनाव लड़ने का भी अनुभव है, जीतने हारने का भी अनुभव है, चुनाव की कथित धांधली और साफ सुथरे चुनाव का भी अनुभव है, और आपको इस बात का भी इल्म है, क्योंकि आप बिहार के कई जिलों में, आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में जाकर के आपने खुद एसआईआर का प्रोसेस देखा। तो आपने पूरे खेल को देखा कि इलेक्शन के ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई के पीछे का मकसद क्या हो सकता है। आज सर्वोच्च न्यायालय में बात वही घूम फिर करके आई कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। न्यायालय के अंदर कहा गया कि पहली नजर में यह विश्वास की कमी का मामला झलकता है। निश्चित तौर पर विश्वास की कमी का मामला तो है ही, और लोकतंत्र विश्वास से चलता है, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। आज की दलीलों के बाद अब कल फिर सुनवाई होगी, और ये पूरा मामला आपको कहां जाता हुआ दिखता है? जी। एक तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो एसआईआर का मामला है उस पर तो सभी डिबेट चली रही है पूरे मीडिया के अंदर, लेकिन असल में इसके जो लूप होल हैं उस पर भी डिबेट चल रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, और जो इंडिया गठबंधन ने जो तैयारी की है या महागठबंधन ने जो तैयारी की है, इसके अलावा क्या कुछ किया जाना चाहिए, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले ये कि योगेंद्र यादव जी वहां पर गए, उन्होंने अपने तर्क रखने का काम किया। ये एक सिविल सोसाइटी को जो लोग हल्के में लेते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि सिविल सोसाइटी के लोग जैसे मेधा पाटकर हैं, मेधा पाटकर जो है वो अपने सब केसेस, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, और अभी तो मैंने देखा ग्वालियर के अंदर रेवेन्यू कोर्ट के अंदर हो या लेबर कोर्ट के अंदर हो, वो अपने केसेस लड़ती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लड़ा करते थे, मधुलिमय लड़ा करते थे, तमाम सारे जो ऐसे लोग हैं जो समाज में सक्रिय रहे हैं, वो लोग
अपनी लड़ाई को, अपने तर्कों को बाकायदा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ले जाने का काम किया करते थे। उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से अपनी बातचीत रखी, तो योगेन जी के लिए बधाई। वकील भी जो पूरे की पूरी टीम है वो देश की गैलेक्सी है, मतलब टॉप मोस्ट अगर कोई है, टॉप 10 है अगर कोई, तो उसमें से 5-7 वो हैं जो कि एसआईआर के खिलाफ में खड़े हैं, महागठबंधन और इंडिया की जो पोजीशन है उसके पक्ष में खड़े हुए हैं। तो एक बात तो ये कि जो वकील इसके इस पक्ष में खड़े हुए हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो टॉप मोस्ट है, वो हाईएस्ट है। और वो जो है केवल पैसे के लिए जो है कि कितना लाख और कितना करोड़ मिलेगा इसके लिए वो वकालत नहीं करते हैं, वो सोशल कॉज के लिए वकालत करते हैं। तो इससे भी एक बात ये साबित हो जाती है कि जब वो इसमें फुली इक्विप्ड होकर के मैदान में उतरे हैं तो ये केस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैं आता हूं कि जो उन्होंने योगेन जी ने जो पूरे तर्क दिए, जो वहां पर एक पुरुष एक महिला को उन्होंने पेश करने का काम किया, असल में अब आप जगह जगह पर अगर आप जाएंगे ना तो आप तो इस समय जो फोकल पॉइंट है बिहार में, मैं 8 जिले का दौरा तुषार गांधी जी के साथ करके आया, तो फोकल पॉइंट बन गया है बीएलओ, क्योंकि बाकी सब तो बहुत दूर है। अब इलेक्शन कमीशन का तो आपने देख ही लिया कि जब इन्हीं नहीं घुसने दे रहे, हमारे सांसदों को ही नहीं घुसने दे रहे, तो बेचारे की उसकी क्या औकात है आम मतदाता की, वो तो बहुत दूर है। लेकिन उसके जो सबसे नजदीक है वो है बीएलओ, और बीएलओ को लोग पकड़े हुए हैं एकदम। क्योंकि अब और ये वाली बात भी है कि बीएलओ बहुत संकट के अंदर है, क्योंकि उसको जाना वही है उसी गांव में और वहीं पर उसको पोलिंग भी करानी है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मतलब इधर से भी ये दबाव और उधर से भी दबाव, और वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसको तो पेड़ है। और अभी तो नीतीश जी उस ने पर जो हम है चर्चा करेंगे, उनको सुनिए, 6,000 रुपए और। जी उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी मेरा मूल जी सवाल ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई को देखकर आपको क्या लगा, ये सुनवाई किस दिशा में जा रही है? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ईडी के मुद्दे पर मैंने देखा है खूब फटकार पड़ती थी कि मनीष सिसोदिया को क्यों जेल में रखा गया है, बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट बिना किसी सबूत के क्यों दी जा रही है, लेकिन जमानत नहीं दी जाती थी। तो क्या ये मामला इसी तरह टाइम बाई करने वाला तो नहीं हो जाएगा कि न्यायालय टाइम बाई बिल्कुल करके 100%, आपने 100% नतीजा ठीक निकाला। असल में अब ये सब बात समझ गए कि ये सुप्रीम कोर्ट का डायलॉग बाजी है। मैं बोलता था तो लोग मेरे से कहते थे कि अवमानना का केस आपके ऊपर चला जाएगा, चलेगा, लेकिन मैं अरे ये अवमानना बार का बार केस देख क्यों रहा हूँ सर? और लगातार और अवमानना का लगातार मैं केस क्यों? जस्टिस चंद्रचूड़ कहते थे खुद, जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को कहते थे कि न्यायालय की आलोचना करने का भी नागरिकों को अधिकार है, उनके न्यायिक निर्णयों की बिल्कुल आलोचना। ठीक है, मतलब अगर कोई फैसला आता है उसका भी अधिकार है और उसके प्रोसीजर के ऊपर भी क्वेश्चन करने का हमको अधिकार है। तो ये जो डायलॉग बाजी है ये इनकी एक आदत बन गई है, ये इनका एक शगल बन गया है, मतलब इसके हैबिचुअल हो गए हैं कि कुछ डायलॉग बाजी कर दो, कुछ अखबार में छप जाओ और आखिरी में जो डॉटेड लाइंस हैं उसी के ऊपर अपना साइन करने का काम करो। ये वाली बात हम लगातार हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लगातार देख रहे हैं। मेरी एकदम स्पेसिफिक राय है, मेरा कहना ये है कि एसआईआर को रद्द करने से कम कुछ भी नहीं हो सकता। ये इतनी सारी जगहों पर ये फटा हुआ है कि इसके अंदर कितने भी थेकड़े लगा लो काम चलने वाला नहीं है, और इसीलिए इसको रद्द करना ही एकमात्र तरीका है। और अगर इसे रद्द नहीं किया गया तो जो बात आज आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई कि देश के अंदर जो है कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और फ्रांस और तमाम सारे देशों से भी ज्यादा यहाँ के जो नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड हैं वो 99% तक पहुंचा। लेकिन अभी जबकि बहुत अभी तो ट्रेलर दिखाया है 65 लाख का, और इस ट्रेलर के बाद अगर ये 84% तक ये रिड्यूस हो गया, मतलब सीधा सीधा आपके जो है 15% कम हो गया है। तो आप ये सोच लीजिए कि मैं जब 8 जिलों के अंदर दौरा किया तो सब मेरे को लोगों ने ये बताया कि साहब हम वहां पर गए तो बीएलओ ने हमसे कहा कि आप आ गए, बस ठीक है जाइए। तो हमने कहा कि साहब हम दस्तखत दे देते हैं, हमारे पास जो भी कागज है वो हम आपको देते हैं। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, बस ठीक है ना, आपको देख लिया ना, हो गया। और कई जगह पर तो जो है बीएलओ ने दस्तखत करने का काम कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है पूरा प्रोसीजर, और पूरा प्रोसीजर हाथ का मतलब ये कि जिसे हटाना होगा हटाएंगे और जिसे रखना होगा रखेंगे, जिसका चाहेंगे एडिशन करेंगे, जिसका चाहेंगे उसको डिलीट करने का काम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके की बहस चल रही है उसको लगातार टाइम बाई करने का काम कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये कहूंगा कि अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि उस समय मेरी आपके साथ कई बार डिबेट हुई थी। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने जो किया था
जब 50-50 करोड़ के अंदर जब विधायक खरीदे गए और सबको मालूम था, है ना, कि पता 50-50 खोखे के अंदर सब कुछ हुआ है, हर आदमी जानता था और सुप्रीम कोर्ट भी जानता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम पास करते करते सरकार को लेजिटिमेसी दे दी, दोनों पार्टियों को खल्लास कराने का काम इन्होंने कर दिया और फिर जो है वही सरकार फिर से चुन के आ गई। इसके अंदर जो संरक्षण था, या ये कहा जाए कि जो बात आपने कही कि जो डिले करने वाली जो टैक्टिस थी, उसी के चलते वो हुआ था। तो यही काम ये इसमें करना चाहते हैं कि भाई अब एक लिस्ट तो आ गई, अब कहेंगे कि संशोधित लिस्ट भी आ जाएगी। ये मतलब कुल मिला के क्या है, 1 सितंबर तक, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जो है वो संशोधन हो सकता है ना, लोग आपत्तियां अपनी दे सकते हैं, तो वो भी दे देंगे। अब जब सितंबर को लिस्ट आ जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि भाई अब हम इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो है हम हस्तक्षेप करने का काम नहीं करेंगे। अब अगर कोई प्रॉब्लम आपकी होगी तो अब आप बाद में हमारे पास में आना। मेरे को ऐसा लगता है कि यही मतलब चुनाव हो होने जाएगा वाला उसकी है। वोटर लिस्ट से, लेकिन सरकार बन लेकिन अब जाएगी और तब उसके बाद लेकिन लोग जाएंगे कोर्ट में। जी, तो मेरा कहना ये है उसके बाद तो कुछ होता ही नहीं है, आपको मालूम है। हम्म। से मालूम है कि जो याचिकाएं लगती हैं, है ना, वो उसका क्या हश्र होता है, 5 साल तक वो चलती रहती हैं। जो आदमी इलिजिटिमेट तरीके से आता है वो 5 साल तक राज करने का काम करता है। और यहाँ पर तो ये सब असल में सिलसिला जो शुरू हुआ है, वो पूरा सिलसिला तो तब से शुरू हो गया था जब 5 साल पहले तेजस्वी यादव की सरकार ना बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए रात से 12 से 3 के बीच में 15 से ज्यादा ऐसे लोग जो हार चुके थे उन्हें जिता दिया। और किसने जिता दिया? सुप्रीम, जो मतलब इलेक्शन कमीशन के निर्देश के ऊपर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने गलत लोगों को सर्टिफिकेट इशू करने का काम किया। उसके बाद आप चले जाइए, कोर्ट चले जाइए, आप लड़ते रहिए। बहुत सारे लोग अभी महाराष्ट्र के बाद भी कोर्ट में गए हैं, बहुत सारे लोग जो है इसके हरियाणा के बाद भी गए हैं। आप चले जाइए, वो रूल चेंज कर देंगे। आपको मालूम है कि हरियाणा के बाद में जब गए और तो जो ये आ गया कि भाई अब इनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना रूल चेंज करने का काम कर दिया। तो मंशा ये है कि जिससे अपेक्षा ये की जा रही थी कि इसका काम ये है कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एक मतदाता है वो एक वोट देने का काम करेगा, यहाँ तो हर जगह से, मतलब मैं आपको बताऊं कि कोई भी अखबार आप उठा के देख लो, हर शहर के अंदर ऐसे 2-4-10 केसेस छप रहे हैं जहां पर कि एक एक जगह पर 10, 20, 50, 100, 200, 700 तक जो है वो मतदाताओं के नाम है। मतलब एक वोट की जगह पर 700 वोट पड़ रहे हैं उस मकान से, दो की जगह पर पड़ सुनीलम जी रहे मैं हैं। आपको बताऊं, जी। सुनीलम जी मैं बताऊं आपको, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट आज मैं देख रहा था, 1 नंबर कंस्टिट्यूएंसी है बिहार की, 1 नंबर विधानसभा सीट वाल्मीकि नगर, 5,000 उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम है और वो नाम उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में भी पाए गए हैं। ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है। उसके अलावा कहीं 124 साल का वोटर, कहीं 119 साल का वोटर, कहीं उत्तर प्रदेश के बनारस से रिपोर्ट आ रही है कि एक व्यक्ति के 50 बच्चे हैं, कहीं एक खबर आ रही है कि 57 साल का बाप और 72 साल का बेटा, कई जगह लोगों के नाम नहीं है। इस तरह का खेल जो चल रहा है और इसके बाद भी उल्टी सीधी दलीलें कोर्ट में दी जा रही है और कोर्ट तत्काल प्रभाव से स्टे नहीं दे रहा है। ये क्या आपको लगता है कि स्टे नहीं देना इस प्रक्रिया पर, क्या नहीं लगता कि एक तरह से न्याय की पूरी प्रक्रिया को देखिए, ठप कर हमको रहा है? हमको जो है सुप्रीम कोर्ट से इस बात की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि वो इसको रद्द करेगा, और हमको किससे ऐसा उम्मीद लगता है करनी कि चाहिए? रद्द के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए किससे जो उम्मीद रास्ता करें? है वो वही है कि जो 300 सांसद जैसे गए, अब उन्हें जाने के बाद में वहां पर बैठ जाना चाहिए था और उन्हें कहना चाहिए था कि जब तक इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हमसे आकर मिलेंगे नहीं, हमारे ग्रीवेंसेस को, हमारी आपत्तियों को, हमारी शिकायतों को सुनेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और वहां जी पर देश की 25 पार्टियों को कॉल करना था कि आप आओ और इलेक्शन कमीशन को घेर लो, और फिर उसके बाद में कहना था कि ये जो अधिकारी सब बैठे हैं इनको सबसे पहले आपको जो है बर्खास्त करना पड़ेगा, आपको नए तरीके से गठन होगा, उसके बाद में इस देश के अंदर इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ये काम करना पड़ेगा। मतलब आप बहुत ये सारे लोग चाहते कहते हैं, हैं, देखिए हम आप लोगों ने तो ये करके चाहते दिखाया हैं, है, किसानों ने नहीं तो करके दिखाया है, सुनीलम जी, आपने देखा है। सुनीलम जी एक हमने मिनट, जो है एक मिनट, पार्लियामेंट सुनीलम के जी, बनाए हुए कानून को रद्द कराया है। जी। सुनीलम जी एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं कि 74 में गुजरात की विधानसभा को भंग करने के लिए जो काम वहां पर हुआ था, मोरारजी देसाई बैठे, वही काम करना चाहिए था, यही कर रहे हैं आप? देखिए, वो वहां पर भी हुआ, फिर बिहार के अंदर भी हुआ, आपको मालूम है। और तमाम सारे ऐसे कानून हैं, जैसे CNRC था,
50 जगह पर जब शाहीन बाग बने, इसके बाद में ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब उन्होंने ये रास्ता निकाल दिया। असल में ये जो पूरा इसमें एक और डर है, एक तो ये डर है ही है डिफ्रेंचाइज करने का। मतलब पहले ये है कि पूरे देश के अंदर जो प्रक्रिया चली, वही प्रक्रिया ये चली कि एक भी वोटर छूटने ना पाए। और अब क्या प्रक्रिया चल रही है कि कोई भी जो ऑपोजिशन का वोटर है वो जुड़ा ना रह जाए, है ना। जिसको ये काट सवाल सकते भी आज हैं उठा है। उसको काटने का काम करो। तो जो जो ये मेरा सवाल भी कहना उठा है ये सर। है जी आज ये सवाल भी कोर्ट में उठा है और कहा गया है कि भाई इलेक्शन कमीशन जब इस तरह का काम करता है तो नए वोटर जोड़ने की कवायद होती है। यहाँ तो एक भी बिल्कुल नया वोटर एसआईआर के दरमियान, ये कौन सा रिव्यू हो रहा था जिसमें नाम ही कट रहे थे, कोई जुड़ नहीं रहा था। ये जी। तो अनोखी ये तो दास्तान है। डॉटेड लाइंस का मामला है ना। ये तो वो पहले ही तय कर चुके हैं कि हमको यही काम करना है। असल में देखिए, मैंने जो आपको बताया कि जो तरीका उनका बिहार के अंदर था, वो तरीका ये था कि आप रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से गलत आदमी को सर्टिफिकेट दिला दो। अब यूपी के अंदर क्या हुआ, यूपी के अंदर जो समाजवादी पार्टी के समर्थक वोटर्स थे उनको उन्होंने जाने नहीं दिया, उनके नाम डिलीट करने का काम कर दिया। इसके बाद में जो है हरियाणा के अंदर और वो आगे बढ़ गए, उन्होंने नई टैक्टिस निकाली। और उसके और आगे जाकर के उन्होंने महाराष्ट्र में टैक्टिस निकाली। अब वो जो आगे वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो लोगों ने ईवीएम भी पकड़ लिया, लोगों ने वीवीपीएटी पैट का मामला उठाया, है ना। उसके बाद में लोगों ने बैटरी का मामला भी उठा दिया। तो वो जो एक नए नए तरीके निकालते हैं और नए नए तरीके निकाल के एक बार उसको इस्तेमाल करके फिर वो नई तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है। और ये काम जो है अगर किसी भी देश के अंदर होगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि अमेरिका के अंदर ये जो अपना जनरल इलेक्शन हुआ था, उसके बाद में ही ये सब कुछ जो रिपोर्ट वहां पर आई, तब ये कह दिया गया वहां पर, वहां के डिस्कशन में ये बात आ गई कि ये जो है यहाँ पर पूरे के पूरे चुनाव को एक प्रभावित करने का काम किया गया है। इसको जो है जिसे कहा जाता है कि जनादेश चोरी करने का काम किया गया है, ये बात आ गई। और इसीलिए आपने देखा कि कल जब मतलब अखिलेश यादव जब बैरिकेड कूद गए और जब पूरा का पूरा ऑपोजिशन साथ में हो गया, तो पूरी दुनिया के सब अखबारों ने जो है, वॉशिंगटन पोस्ट से लेके, न्यूयॉर्क से लेके, पूरे फ्रांस के अखबार से लेके हर अखबार ने जो है उसको हेडलाइंस देके फोटो छापने का काम इसलिए किया कि अगर जो देश कहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, अगर डेमोक्रेसी वहीं पर सबवर्ट हो जाएगी, तो दुनिया के अंदर तो जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके ऊपर वैसे ही फासिस्ट फोर्सेस हावी हो रही हैं, वैसे डिक्टेटरशिप हावी हो रही है। जी बोलें। जी, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो मुझे कम समय में आपसे लेने हैं। अभी सवाल एक ये उठता है कि अभी 2 दिन 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो अपना जवाब दाखिल किया कि जिनका नाम काटा गया है उनका नाम बताने के लिए नहीं हम बाध्य हैं, और न ही किस वजह से नाम काटा गया है वो वजह बताने के लिए बाध्य है। इस पर न्यायालय को तो फटकार लगानी चाहिए थी। ये तो देखिए, यशोवर्धन आजाद, बिल्कुल आपने ठीक कहा। यशोवर्धन असल आजाद में पूर्व ऐसा आईपीएस है। दुनिया सवाल पूरा में होने दीजिए सुनीलम जी जी। मैं ये कह रहा हूँ, यशोवर्धन मैं ये कह रहा आजाद, हूँ। एक जी मिनट सवाल पूरा होने दीजिए। यशोवर्धन आजाद पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश कैडर के, सूचना आयुक्त रहे हैं। उनका ट्वीट मैंने देखा, वो बोले कि इलेक्शन कमीशन तो बाउंड है इसके लिए, वो बाध्य है एक तरह से कि उसे जवाब देना होगा, बताना होगा। और आरटीआई में भी कोई पूछ ले तो उसे बताना होगा कि किस वजह से नाम काटा गया। वो कैसे कह सकता है कि हम नाम नहीं काट सकते। इस पर सुप्रीम देखिए कोर्ट क्वेश्चन विशेष नहीं हुआ, जी आपको क्या लगता है? ये आश्चर्यजनक नहीं है? नहीं नहीं, आश्चर्यजनक है ये तो पूरा। देखिए क्वेश्चनिंग जो है, क्वेश्चनिंग और रीजनिंग, ये तो जो है डेमोक्रेसी के पूरे ये आधार स्तंभ हैं। और आप अगर भाई किसी की आपके सामने अगर कोई मर्डर हो जाए किसी जस्टिस के सामने, तो भी अगर वो प्रूव नहीं करेगा कि ये मर्डर इसी व्यक्ति ने किया है, तब तक उसको सजा नहीं हो सकती। तो आप अगर कोई व्यक्ति का नाम काटा है तो क्यों काटा है ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर भी शांत रह जाता है, तो मैं इससे ये कहना चाहता हूं असल में कि ये न्यायपालिका जो है उसकी क्रेडिबिलिटी लोएस्ट एब के ऊपर फिर पहुंच जाएगी। लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद जो है अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट से बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? डायलॉग बाजी वहां बहुत जबरदस्त चलती है। और जिस दिन एक रोज नए नए डायलॉग जो है, मुझे लगता है कि ये भी एक कोई स्क्रिप्ट वगैरह हो सकता है, यहाँ सप्लाई अप्लाई होती हो यहाँ पर भी, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है। जैसे
जैसे ये जो पूरा का पूरा कांड चल रहा है, इसके अंदर ये वाली बात भी एकदम साफ तौर पर आ रही है कि कोई एक कंपनी है, वो कंपनी जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए, बीजेपी के लिए वो काम कर रही है। वही पूरा का पूरा डाटा मैनिपुलेट करने का काम कर रही है, और इसीलिए बार-बार ये कहा जा रहा है कि भाई आप हमको मतदाता ऐसे फॉर्म में दो जिसको अपना देख सके, खुद जो है वो देख सके, स्कैन करके देने का पूरा मसला नहीं है, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। तो मेरा मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा फ्रॉड किया गया है देश के ऊपर, वो आज ऐसी स्थिति आ गई, अभिषेक जी, पहली बार देश के अंदर एक ऐसा नारा कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो नारा है ये बिल्कुल उस स्टेज में पहुंच गया। हम लोग जब बात कर रहे हैं, ये अगस्त क्रांति का ये सप्ताह चल रहा है, मतलब 9 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो से लेके जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त तक का ये कहा जाता है। और इस समय जब ये वाली पूरी बातचीत चल रही है, तो आप जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के वैल्यूज थे और फ्रीडम मूवमेंट का जो उद्देश्य था कि एक डेमोक्रेसी होगी, उस डेमोक्रेसी के अंदर हर मतदाता को अपना वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन अब उसको ही पूरी तरीके से अब क्वेश्चन नहीं किया जा रहा, उसको ही सबवर्ट करने का काम किया जा रहा है, उसे ही खत्म करने का काम किया जा रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके की दलीलें रखने का काम किया है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास में रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आधार कार्ड, आपको मालूम है आधार कार्ड को लेके कितनी बहस हुई है। हम लोग वो लोग थे जो ये कहते थे कि आधार कार्ड राइट टू प्राइवेसी के ऊपर हमला है। हम वो लोग कहते थे कि तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंगूठे के निशान जो है मिट जाते हैं। हम ये कहते थे तमाम सारे ऐसे ब्लाइंड लोग हैं जिनकी आंख की पुतली का वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन आपने खुद ने उसको लागू कराया और सुप्रीम कोर्ट ने लागू कराया, और आज आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। और फिर क्या बात चल रही है? फिर बात ये कही जाती है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो फर्ज किया जा सकता है, उसको फर्जी तौर पर तैयार किया जा सकता है। तो मतलब ये है कि आप 11 डॉक्यूमेंट को कैसे मान रहे हो, और आधार को और वोटर आईडी कार्ड को जिसको आपने बनाया है उसको आप मानने को तैयार नहीं हो। इसका मतलब एकदम साफ-साफ है कि आप चुनाव को पूरे तरीके से कैप्चर करना चाहते हो। आपको दिख गया है कि आप चुनाव हार रहे हो, इसलिए आप ये टैक्टिक्स अपना रहे हो। जी। सोइलम जी, छोटे-छोटे आंसर मैं उम्मीद करता हूँ, जहाँ सवाल कम है, तो जी। समय कम है। दरअसल 2 मुद्दे यहाँ पर उभर रहे हैं। मैंने अभी सुधाकर सिंह को फ़ोन किया, उन्हें भी आपके साथ बुलाना चाहता था, लेकिन वो ट्रेन में थे इसलिए जुड़ नहीं पाए। बक्सर के सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 ऐसे लोग को लेकर के यदि कोई या 15 ऐसे लोगों का सबूत पेश कर दे, तो हम इस पूरी प्रक्रिया को रिवर्ट कर सकते हैं। 17 लोगों को लेकर के वो पहुंचे हुए थे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि देखिए ये ट्रेलर है, एसआईआर का जो प्रोविजनल वोटर लिस्ट आया है, ड्राफ्ट रोल, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उसमें तो जो नाम कटे हैं आज इस पूरी कवायद में जुड़ जाएंगे। लेकिन फाइनल वोटर लिस्ट जो 30 सितंबर को आएगी और उसके 1-2 दिन बाद बिहार चुनाव की ऐलान भी हो जाएगा फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद, वो असल सवाल है, क्योंकि बिहार में 50% के करीब वोटर ऐसे हैं, आधे के करीब वोटर ऐसे हैं, जो 7 करोड़ 22 लाख का आंकड़ा आपने देखा है, उनमें आधे वोटर ऐसे हैं जो जिन्होंने बिना किसी डॉक्यूमेंट के सीधे फॉर्म भर के जमा कर दिया है। अब उनमें से अगर एक से, उनका आकलन है सुधाकर सिंह का कि 1.5 करोड़ वोटर काटे जा सकते हैं, और फिर उसके बाद होगा कि नहीं भाई अब तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, अब तो फाइनल वोटर लिस्ट आ गई, जिनका मर्जी उनका नाम काट दिया गया। ये खेल जो चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि एक बेहद खतरनाक संकेत है कि ईआरओ की मर्जी खतरनाक पर, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जी का जो देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर जैसा होता है ईआरओ, उसकी मर्जी पर है कि किसका नाम रहेगा, किसका नाम कटेगा। जो डॉक्यूमेंट दे पाया उसका नाम रहेगा, नहीं दे पाया जो डॉक्यूमेंट 30 अगस्त 1 सितंबर तक, उसका नाम रखना है कि उनमें से किसका रखना है, किसका काटना है, वो मामला उसकी मर्जी पर जाकर के टिक रहा है। ये देखिए ये बात तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि यही हो रहा है। लेकिन सवाल इसके ऊपर ये है कि आप इसका क्या इलाज कर सकते हैं, ये मुख्य बात। इलाज जो है इसका वहां तक पहुंच गया, वो प्रकाशन हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, मतलब गो अहेड, तो फिर कोई विकल्प नहीं बचेगा कि आप केवल उसका चुनाव का बहिष्कार करने का काम करें। और इसलिए उसके पहले करना पड़ेगा, और उसके पहले मास मूवमेंट के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है।
और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 15 की जो आपने बात कही है ना, अभी ये सब नेता जाने वाले हैं, हम भी जाने वाले हैं। 18 से लेकर के 23 तक मैं भी रहूंगा, तुषार गांधी भी, और बहुत सिविल सोसाइटी के 25 संगठन के लोग एक साथ दौरा कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के नेता जब दौरा करेंगे ना, तो हर मंच के ऊपर जिन लोगों को मृतक घोषित कर दिया है उन सबको वहां पर पेश किया जाएगा। तो हर सभा के अंदर 15 से ज्यादा तो होते चले जाएंगे। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट को अपनी उसकी बात का कितना महत्व है, ये उसको खुद को ही देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अभी तौलने का काम कर रहा है ना। अभी वो उसे लग रहा है कि भाई चल सकता है, हम धका सकते हैं, लेकिन जब जनता खड़ी हो जाएगी तो धका नहीं सकते। तब आपको जो है अपनी जवाबदेही आपकी है उसे पूरा करना पड़ेगा और बिहार सुप्रीम जा कोर्ट रहे को हैं, एफआईआर को रद्द करना पड़ेगा। आप बिहार जा रहे हैं, राहुल गांधी भी बिहार जा रहे हैं, सब लोग बिहार जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में थे, सब लोग थे, 300 से ज्यादा सांसद थे। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिस प्रकार से पूरा खेल चल रहा है और इस पूरे खेल के बाद न्यायपालिका में भी कुछ कंक्रीट अब तक निकलता हुआ नहीं लग रहा है, जहां पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। अब हम लोग जब पुराने आर्काइव खंगालते हैं तो राजीव गोस्वामी का मामला जब सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट मंडल कमीशन की अधिसूचना पर स्टे लगा देती है, उसके बाद 9 मेंबर की बेंच बन जाती है। तो क्या इस देश में न्यायालय से स्टे लेने के लिए सड़क पर राजीव गोस्वामी जैसी घटना की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या शांतिपूर्वक ढंग से कोई आंदोलन होगा तो न्यायालय नहीं सुनेगा? ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है। मतलब मैं किसी चीज को प्रोवोक नहीं कर रहा, मैं पहले कह रहा हूं कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, लोकतांत्रिक और शांति प्रिय व्यक्ति हूं, लेकिन जब तक कोई बड़ी चीज होती है, मणिपुर में भी देखा होगा आपने, एक एक्स आर्मी मैन की पत्नी की जिस प्रकार से, मतलब जितनी निंदा की जाए उस फुटेज की, वैसी फुटेज सामने आई, तब जाके न्यायालय को कहना पड़ा कि मणिपुर में हम हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं हुआ। राजीव गोस्वामी के समय में भी यही हुआ था और हर दौर में इसी तरह की चीजें हुई है। क्या न्यायालय समय रहते चीजों को ठीक नहीं कर सकता? कि राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, मंच पर लेकर जाएंगे जीवित लोग जिन्हें मृतक बता दिया गया, और यहाँ दिल्ली में एक अलग कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी, इलेक्शन कमीशन के वकील साहब कहते रहेंगे कि ये सब ड्रामा बंद होना चाहिए। ये खेल तो अपने आप में इतना बड़ा दिखता है कि मुझे लगता है कि अब भारत के अंदर लोकतंत्र की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जो संरक्षक की भूमिका सुप्रीम कोर्ट की है, क्या उस भूमिका को लेकर भी अब नए सिरे से लोगों के बीच विमर्श हो रहा है? जी नहीं, देखिए, विमर्श का मसला नहीं है। जो हमारे चारों स्तंभ है, ये देश उसी के ऊपर चलने वाला है, पहले भी चला है और आगे भी चलेगा। सवाल है कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है। ये जो एब्रेशंस आ गए हैं, ये जो विकृतियां आ गई हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे सुधारने का तरीका ये है कि मोदी सरकार को जाना चाहिए, और वो जाने के का आपको मालूम है कि उनके पास में 400 की जगह पर 240 हैं उनके पास में, और नहीं, तो यहाँ वो पर जाएंगे तभी, 234 हैं। तो सुनीलम जी, इसलिए जी, सुनीलम जी वो जाएंगे तभी जब आपके मित्र, आपके परम मित्र नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू वो चाहेंगे तब। तो आपके मित्र को क्या है, दिखाई नहीं दे हाँ, रहा तो कि मुझे चाह रहे मुझे हैं? लगता है कि मामला जो है वो तो सीधे सीधे दबाव बनाने का है। जनता जब खड़ी हो जाती है तो फिर श्रीलंका हो जाता है, जनता जब खड़ी हो जाती है तो बांग्लादेश हो जाता है। ये लोगों को समझना चाहिए। धैर्य की ज्यादा परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और इसीलिए मेरा कहना यह है कि ऑपोजिशन जो है, जिस तरीके से 300 सांसद मैदान में उतरे, अगर वो ये कॉल दे दें कि भाई पूरे देश के अंदर हम केवल कुछ नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे कि इस एसआईआर को रद्द कराने के लिए हम जो है मांग कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा मराठा आंदोलन के अंदर, आपने देखा ना, मराठा आंदोलन के अंदर बीच में हुआ कि 5 लाख मराठे पहुंच गए वहां पर, कोई नारा नहीं लगा रहा था, है ना। वो काली पट्टी लगा के पहुंच गए, पता चल गया, संदेश चला गया सरकार के पास। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो है मामला सांसदों का नहीं है, मामला नेताओं का नहीं है, अब जनता को खुद उतरना पड़ेगा। और मैंने जैसा देखा 9 जुलाई को जो ऐतिहासिक बंद हुआ है, मैं उसको लेकर के आपसे कहना चाहता हूं कि कल पूरे देश के अंदर एसकेएम ने और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने, सब लोगों ने मिलकर के ये पुतले जलाने का जो ऐलान किया है, उसको एंडोर्स करना चाहिए था जो है इंडिया गठबंधन को। आपको मालूम है कि जो 9 जुलाई का जो बिहार का बंद जो सफल हुआ, उसका कॉल किसने दिया था? सीटीयू ने दिया था। समर्थन किसने किया था?
उसका एसकेएम ने किया था, लेकिन बाद में जब उसको ओन कर लिया इंडिया गठबंधन ने तो ऐतिहासिक बंद हो गया। मेरा कहना यह है कि जनता तैयार है लड़ने के लिए, लीडरों को भी उतरना पड़ेगा। मार्च नीलम किया, जी, बहुत अच्छा किया, नीलम जी लेकिन अब आखिरी उसके सवाल। आगे जो है या तो अनिश्चितकालीन घेराव करें आप जो है इलेक्शन नीलम जी, कमीशन का, जब तक ये भंग नहीं होता तब तक, और नहीं तो एसआईआर जब तक रद्द नहीं होता तब तक आप अनिश्चितकालीन जो है घेराव की घोषणा करनी चाहिए दिल्ली के इलेक्शन कमीशन की। जी जी सोइलम जी आखिरी सवाल और बेहद संक्षेप में जवाब चाहेंगे। कल फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है, क्या लगता है कल कुछ निकलेगा नतीजा, या फिर बिहार के लोगों को एसआईआर, या फिर कहे कि लोकतंत्र को ही रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा, कि ज्ञानेश कुमार और उनके दो साथी अनिल मसीह जैसा व्यवहार करते हुए जो प्रतीत हो रहे हैं, तो क्या यह भारतीय लोकतंत्र का अनिल मसीहीकरण हो रहा है, चंडीगढ़ वाला अनिल मसीह? जी, देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मुझको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि एसआईआर को जो है सुप्रीम कोर्ट रद्द करने का कोई आदेश देने का काम करेगा। वो बात अलग है कि अगर घबराहट हो जाए, घबराहट ऐसी हो जाए, क्योंकि फीडबैक का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब जो 3 किसान आंदोलन वाले जो जो कानून थे उनको रद्द किया गया, क्योंकि सरकार के पास ये फीडबैक आ गया था कि अगर आप इन 3 कानूनों को रद्द नहीं करोगे तो फिर आपका चुनाव जीतना संभव नहीं बचेगा। अगर ये फीडबैक केंद्र सरकार के पास आ जाए और फिर वो अपनी पोजीशन से अवगत करा दे सुप्रीम कोर्ट को कि लोगों के अंदर एक तरीके से जबरदस्त आक्रोश है और विद्रोह की स्थिति पूरी बन रही है, तो फिर मुझे लगता है कि कुछ निर्णय हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके का रवैया दिखलाई पड़ रहा है, मुझको बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है जनता के डायरेक्ट एक्शन से, और वो एक्शन नॉन वायलेंट होना चाहिए, वो एक्शन मास मोबिलाइजेशन का होना चाहिए, और वो एक्शन इंडिया गठबंधन का करने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए पूरे देश में 76 साल से चुनाव हो रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में, चुनाव की इस प्रक्रिया के खिलाफ में खड़े नहीं हुए। याद रखना चाहिए बिहार में भी खड़े नहीं हुए थे, हरियाणा में 0.6% से चुनाव हारे थे, लेकिन वहां पर भी खड़े नहीं हुए। महाराष्ट्र के अंदर तो आपने देखा कि एक मरकावाड़ी के अंदर उन्होंने कोशिश की थी जिसे कि सरकार ने रोक दिया, लेकिन वहां भी खड़े नहीं हुए। ऐसी परिस्थिति में अगर बिहार खड़ा हो गया है तो फिर बिहार जब खड़ा होता है तो परिवर्तन होता है। जेपी आंदोलन के अंदर बिहार ये करके दिखा चुका है, सुनीलम 42 जी, के मूवमेंट के अंदर ये जी बात समय दिखाई समाप्त जा हो रहा है। चुकी है। सोइलम जी 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 संक्षेप में हम इतना ही कहेंगे चलते चलते कि दूसरी जगह वोटों की चोरी होती हुई प्रतीत हो रही थी, बिहार में वोटों की डकैती के लिए एसआईआर का प्रोसेस लाया जाना प्रतीत हो रहा है। तो चोरी और डकैती के बीच का जो फर्क होता है वही हरियाणा और महाराष्ट्र का खेल, और उसके बाद बिहार के एसआईआर को लेकर वो फर्क है। एसआईआर में सीधे नाम काट देना, इसका मतलब क्या है? देखिए जब जनता जो है वो मैं साफ डकैतों का साफ इलाज कहना करना चाहता जानती है। हूं, जनता मैं अपने डकैतों का दर्शकों इलाज को, करना जानती है, चोरों को पकड़ना जानती है, और वही होने वाला है। आप ये देखिएगा, आखिरी में जनता की जीत होगी, आखिरी में डेमोक्रेसी की जीत होगी, आखिरी में जनता जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के लिए सड़कों के ऊपर आएगी। ये सब आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। मैं अपने दर्शकों को साफ साफ बता दूं, चलते चलते इस बात को साफ साफ मैं कह दूं कि पहले सरकारें दरअसल मतदाता सरकार चुनते थे, वोटर सरकार चुनते थे, और एसआईआर का प्रोसेस ऐसा है जिसमें सरकारें अपने लिए वोटर चुन रही है। ये फर्क है, इस फर्क को सुप्रीम कोर्ट को भी समझना होगा, इस फर्क को एडीआर समझ रही है, इस फर्क को योगेंद्र यादव और कपिल सिब्बल जैसे वकील समझ रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील समझ रहे हैं, बिहार के वोटर समझ रहे हैं, जनप्रतिनिधि समझ रहे हैं, यहां तक कि एनडीए के भी कई सारे जनप्रतिनिधि जो दल बदल कानून और एंटी डिफेक्शन लॉ के डर की वजह से वो नहीं बोल रहे हैं, कि उनका हाल भी वही होगा जो अरुण जेटली के खिलाफ बोलने पर कीर्ति आजाद का हो गया था बीजेपी में रहते हुए, जी वही हाल होगा। इस डर से लोग नहीं बोल रहे हैं। आज समय दूसरा है, और जो आज नहीं बोलेगा, स्थितियां वही है कि इतिहास उसे एचआर खन्ना की तरह याद नहीं करेगा। इतिहास कैसे याद करेगा, ये अब आगे कहने की जरूरत नहीं है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए सोइलम जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जी।